पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज एक बयान दिया है। उस बयान में उन्होंने यह कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अब जाकर इस बात का एहसास हुआ है, जब से ये डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुई है, जब से अतिक्रमण हटाने का काम जम्मू कश्मीर की सरकार ने शुरू किया है, अब जाकर जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बात का एहसास हुआ है कि दफा 370 जम्मू कश्मीर के लोगों को किस तरीके से प्रोटेक्ट करती थी, किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाती थी। महबूबा मुफ्ती का बयान है, उन्होंने पार्टी का एक समारोह हो रहा था, उसमें यह कहा कि जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, कुछ लोगों ने सोचा कि शायद इसका असर सिर्फ पीडीपी पर और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर पड़ेगा, लेकिन जब बिल्डोजर उनके घरों को तोड़ने के लिए आए, उनके बिजनेसों को तोड़ने के लिए आए, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो जो माल मवेशी पालते हैं, उन माल मवेशियों के ऊपर जो छत थी उस छत को तोड़ने के लिए आए, तो लोगों को यह एहसास हुआ कि दफा 370 किस तरीके से उन तमाम लोगों की रक्षा करता था। उन्होंने यह भी कहा कि कोई इस बात को नहीं समझता कि मुफ्ती साहब ने किस तरीके से पिंजरे में भारतीय जनता पार्टी को बंद करके रखा था। महबूबा मुफ्ती ने यह बात भी कही कि मुफ्ती साहब को 3 महीने लगे सरकार बनाने में। हम पर यह आरोप लगता है कि हमने बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लाया, लेकिन उनको कोई कैसे रोक सकता था। उनके पास लोकसभा में मेजॉरिटी थी, उनके पास जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी थी, और सिर्फ इतना ही नहीं 2 सीटें कुपवाड़ा में भी थी। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब ने बीजेपी का हाथ पकड़ा ताकि हम उन्हें रोक सकें। 1 साल के लिए मुफ्ती साहब मुख्यमंत्री थे और 2 साल के लिए मैं मुख्यमंत्री थी। हमने अपना एजेंडा इंप्लीमेंट किया, हमने जम्मू कश्मीर का एजेंडा इंप्लीमेंट किया। यह बात महबूबा मुफ्ती ने आज कही है। आइए इसका एनालिसिस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई दफा 370 जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाता था। सब शुरुआत करते हैं 1996 से लेकर 2002 तक के पीरियड की। 1996 से लेकर 2002 तक का पीरियड डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरकार और पूर्ण बहुमत वाली सरकार, वो पूर्ण बहुमत वाली सरकार के मुख्यमंत्री थे और उन्हें कोई जरूरत नहीं थी कि वो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते। जम्मू कश्मीर में दफा 370 था और वो जम्मू कश्मीर के लोगों की रक्षा कर रहा था, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया। उमर अब्दुल्ला उस सरकार में एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री बने और उसके बाद जब प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जिस कानून को लेकर कांग्रेस ने जबरदस्त हंगामा किया और उस कानून को कहा कि ये कानून लोगों के लिए ठीक नहीं है, उस कानून को जम्मू कश्मीर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक्सटेंड किया, अपने दौर में एक्सटेंड किया। तब उस समय भी दफा 370 जम्मू कश्मीर के लोगों की रक्षा कर रहा था। 2003 से लेकर 2008 तक का पीरियड, इस 2003 से लेकर 2008 तक के पीरियड में पहले 3 साल पीडीपी की तरफ से मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री रहे और अगले 3 साल गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे और पीडीपी के साथ में कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर में चल रही थी। इन 6 सालों में पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जिस कानून को लेकर पीडीपी और पीडीपी के नेताओं ने 2002 से पहले बहुत बार कहा कि इस कानून का गलत इस्तेमाल किया गया है, इस कानून का गलत इस्तेमाल सियासी हरीफों के खिलाफ किया गया है, इस कानून का इस्तेमाल इस चीज के लिए किया गया कि जम्मू कश्मीर में कभी कोई विपक्ष बने ही नहीं। जम्मू कश्मीर के विपक्ष को मजबूत नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में होने ही नहीं दिया और पब्लिक सेफ्टी एक्ट का इस्तेमाल किया। 6 साल तक जम्मू कश्मीर में पीडीपी कांग्रेस की सरकार रही, पीडीपी के मुख्यमंत्री 3 साल रहे, लेकिन पब्लिक सेफ्टी एक्ट को ना तो अमेंड किया गया, ना रिपील किया गया, ना उस कानून को खत्म किया गया, बल्कि उसी पब्लिक सेफ्टी एक्ट का इस्तेमाल उन 6 सालों में पीडीपी और कांग्रेस ने भी किया। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़िए तो आपको पता चलता है
कि जम्मू कश्मीर के लिए प्रोटेक्टिव शील्ड थी दफा 370। वो जम्मू कश्मीर के लोगों को बचा रहा था। दफा 370 6 साल पीडीपी कांग्रेस की कोलिशन गवर्नमेंट रही और लगातार 6 साल पीडीपी की तरफ से सुनने को मिलता था कि 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वापस आ रहे हैं, 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वापस आ रहे हैं, कल शाम को आएंगे, सुबह आ रहे हैं। 6 साल गुजर गए। दफा 370 जम्मू कश्मीर के लोगों को बचा रही थी, लेकिन दफा 370 के बचाने के बावजूद जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली एक रेजोल्यूशन तक पास करके दिल्ली नहीं भेज सकी कि आप हमें हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वापस दीजिए, क्योंकि पीडीपी का लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर यह इल्जाम था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर को एनएचपीसी के हाथों बेच दिया है। यह इल्जाम लगातार पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर लगाती रही और पीडीपी ने यह कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों को वापस लाएंगे और जम्मू कश्मीर देश में सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने वाला प्रदेश बनेगा और हम बिजली बेचेंगे और जम्मू कश्मीर को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे। ये बातें पीडीपी कांग्रेस कोलिशन के दौर में हुई, लेकिन कोई हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वापस नहीं आया। जम्मू कश्मीर को धारा 370 बचा रही थी। एनएचपीसी के साथ एक के बाद एक मुआहिदा होता रहा, एक के बाद एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एनएचपीसी को देते रहे और जम्मू कश्मीर को दफा 370 बचा रहा था। उसके बाद 2002 और 2008 के बीच में पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात की। कहा हम सत्ता में आएंगे तो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाएंगे। 2009-10 की दहाई आपको अच्छे से याद होगी, कुछ वापस याद कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा आंखें बंद कीजिए, 2009 और 2010 के दौर को याद कीजिए तो आपके सामने वो सारी तस्वीरें आएंगी, जो सारी तस्वीरें हमें लाल चौक से लेकर अनंतनाग तक अलग अलग जगहों पर देखने को मिली। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन नहीं बना। दफा 370 जम्मू कश्मीर के लोगों को बचा रही थी। दफा 370 के होने के बावजूद ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन नहीं बनाया गया। उसके बाद आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट विड्रॉ होगा। यह कहानी हमने उमर अब्दुल्ला से लगातार और यूं कहिए तो रोज सुनी, लेकिन 6 साल तक सत्ता में उमर अब्दुल्ला रहे। वो उस समय की केंद्र में कांग्रेस की सरकार को कन्विंस नहीं कर सके कि जम्मू कश्मीर से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को विड्रॉ करना चाहिए और ना ही लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई रेजोल्यूशन पास कर सके जिस रेजोल्यूशन के जरिए वो केंद्र सरकार के समक्ष इस मांग को रखते कि आप आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को विड्रॉ कीजिए। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को संरक्षण दे रहा था, जम्मू कश्मीर के लोगों को बचा रहा था। वाल्मीकि समुदाय के लोगों को 1950 की दहाई में जम्मू कश्मीर बुलाया इसलिए गया क्योंकि यहां पर सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। वो जब यहां पर आए उन्हें कहा गया कि आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, वक्त के साथ अब जम्मू कश्मीर के नागरिक बनेंगे, मान सम्मान आपको मिलेगा। 5 अगस्त 2019 तक वाल्मीकि समुदाय के लोग घूमते रहे दर बदर और ढूंढते रहे वो मान सम्मान, जिस मान सम्मान की बात जम्मू कश्मीर की सरकारों ने की थी। वो मान सम्मान वाल्मीकि समुदाय के लोगों को नहीं मिला क्योंकि दफा 370 जम्मू कश्मीर के लोगों का संरक्षण कर रहा था। वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजी पंजाब जाना चाहते थे, उन्हें जम्मू कश्मीर की सरकार ने रोका और उन्हें कहा गया आपको जमीनें देंगे, आपको यहां पर संरक्षण देंगे और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनकर रहेंगे। वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजी 5 अगस्त 2019 तक इंतजार करते रहे कि हमको जम्मू कश्मीर की असेंबली के चुनाव में वोट डालने का हक मिलेगा, हमारे बच्चों को जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में हिस्सा मिलेगा। 5 अगस्त 2019 तक उन्हें इन दोनों चीजों से और कई और सुविधाओं से वंचित रहा। बुरे से बुरे हालात में वाल्मीकि समुदाय और वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजी अलग अलग जगहों पर जम्मू में रह रहे थे। बहुत बुरे हालात में वो रहते रहे क्योंकि दफा 370 जम्मू कश्मीर के लोगों का संरक्षण कर रहा था। एक कदम और आगे बढ़ते हैं तो आपको यह पता चलता है कि जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव काउंसिल इस बात पर डिबेट करती है और रात रात तक डिबेट होती है। उस डिबेट में जम्मू कश्मीर के सारे बुद्धिजीवी और सारे कानून समझने और जानने वाले लोग पार्टिसिपेट करते हैं। रात के वक्त में लेजिस्लेटिव काउंसिल का सेशन खत्म कर दिया जाता है। मामला सिर्फ इतना था कि क्या जम्मू कश्मीर की बेटियां जिनकी शादियां जम्मू कश्मीर से बाहर होती हैं, दिल्ली में होती हैं, यूपी में होती हैं, बिहार में होती हैं, क्या उन बेटियों का अपने माता पिता की संपत्ति पर अधिकार है या नहीं है।
जम्मू कश्मीर की सरकार ने कहा अधिकार नहीं है। हालांकि कोर्ट का एक ऑर्डर आया, उस कोर्ट के ऑर्डर के चलते जम्मू कश्मीर की सरकार को उन बेटियों को अधिकार देने पड़े, लेकिन इन तमाम बेटियों को 5 अगस्त 2019 तक का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि दफा 370 जम्मू कश्मीर के लोगों का संरक्षण कर रहा था। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़िए, 1953 में जम्मू कश्मीर में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला प्रधानमंत्री थे। उसके बाद गुलाम जीएम सादिक प्रधानमंत्री बने, मीर कासिम प्रधानमंत्री बने, लेकिन समय के साथ साथ में कांग्रेस की सरकारें थी केंद्र में, उन कांग्रेस की सरकारों ने आहिस्ता आहिस्ता 370 के जितने भी प्रावधान थे वो एक के बाद एक प्रावधान अमेंड होते गए, और जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली ने भी उन प्रावधानों को स्वीकृति दी। नतीजा ये निकला कि वक्त के साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे कद्दावर नेता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला 1953 में जब जेल गए तो प्रधानमंत्री थे, और 1975 में एमएलसी बन के जब वापस सत्ता में आए तो मुख्यमंत्री बने, और उस समय भी दफा 370 जम्मू कश्मीर के लोगों का संरक्षण कर रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, थोड़ा और आगे बढ़िए। अगर आज रात के वक्त में आपको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, आप जबरदस्त बीमार होते हैं, आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू पहुंचते हैं, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में प्राइमरी इलाज लेने के बाद आप ढूंढते हैं देश का सबसे बेहतरीन अस्पताल, आप भागते हैं पंजाब, आप भागते हैं दिल्ली, क्योंकि दफा 370 जम्मू कश्मीर का संरक्षण कर रहा था। उसी संरक्षण के चलते यहां एक बेहतरीन अस्पताल नहीं बन सका, और जो अस्पताल भी बने उन अस्पतालों पर राजनीतिक दलों का अपना दबाव और अपना कंट्रोल था। सिर्फ इतना ही नहीं, दफा 370 जम्मू कश्मीर के लोगों का संरक्षण कर रहा था, और जम्मू कश्मीर में विपक्ष अगर आवाज बुलंद करता, विपक्ष अगर मजबूत होता तो उसे जेल जाना पड़ता, विपक्ष अगर मजबूत होता तो उसे कारागार में भेज दिया जाता, विपक्ष अगर मजबूत होता तो उसे सलाखों के पीछे भेज दिया जाता। विपक्ष को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग तरीके निकाले गए थे, अलग अलग तरीकों से विपक्ष को कंट्रोल किया जाता, और पहली विपक्ष की पार्टी जो पार्टी जम्मू कश्मीर में सत्ता में आई, उस पार्टी का नाम था पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। और 1999 तक, यानी 1947 से लेकर 1999 तक 52 साल लग गए। 52 साल के बाद एक पार्टी, विपक्ष की पार्टी जम्मू कश्मीर में सत्ता में आई। कारण यही क्योंकि दफा 370 जम्मू कश्मीर के लोगों का संरक्षण कर रहा था। उसी संरक्षण के चलते संभव नहीं हो पाया कि 1947 से लेकर 1999 तक जम्मू कश्मीर में विपक्ष नाम की भी कोई चीज होती, या विपक्ष नाम का भी कोई दल होता जिसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा कोई दल जम्मू कश्मीर में बनता, जो दल जम्मू कश्मीर में सत्ता में आने की जिसकी संभावना होती। इसीलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में दफा 370 जम्मू कश्मीर के लोगों का संरक्षण कर रहा था। थोड़ा और आगे बढ़िए, यह संरक्षण इतना बेहतरीन था कि इसी संरक्षण के चलते जम्मू कश्मीर की कोई यूनिवर्सिटी देश की टॉप 5 यूनिवर्सिटियों में नहीं है। इसी संरक्षण के चलते जम्मू कश्मीर का कोई भी कॉलेज देश के 5 बेहतरीन कॉलेजेस में नहीं है। इसी संरक्षण के चलते हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेज तो हैं, लेकिन फैकल्टी इंजीनियरिंग कॉलेजों में नहीं है। इसी संरक्षण के चलते जम्मू कश्मीर में पैरामेडिकल कॉलेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको आज भी नर्सेज जो हैं वो केरला से लानी पड़ती हैं। आपको आज भी नर्सेज जो हैं देश के विभिन्न भागों से लानी पड़ती हैं। आपके पास आज मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन उन मेडिकल कॉलेजों में काम करने के लिए आपके पास सीनियर प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स नहीं है। देश के किसी भी कोने से कोई भी आदमी जम्मू कश्मीर आने के लिए आज भी तैयार नहीं है। कारण ये क्योंकि जम्मू कश्मीर में दफा 370 था और वो लोगों का संरक्षण कर रहा था। और थोड़ा आगे बढ़िए, जब कहानी को थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं तो आपको यह पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में एक स्टेट सब्जेक्ट कमीशन बनाया गया। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक इस कमीशन को तब बनाया गया जब एक व्यापारी ने जम्मू कश्मीर के एक ताकतवर नेता को बिल भेजा और कहा कि जनाब आपके मकान पर इतने पैसे लगे हैं, मेहरबानी करके मेरा वो बिल दे दीजिए। उसने बिल मांगा, इन्होंने कमीशन बना दिया। और वो जो स्टेट सब्जेक्ट कमीशन बनाया गया, उस स्टेट सब्जेक्ट कमीशन ने क्या काम किया, क्या रिकमेंडेशंस दी, और उस स्टेट सब्जेक्ट कमीशन की रिकमेंडेशन पर किसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, आज तक किसी को नहीं पता चला। कारण ये क्योंकि आर्टिकल 370
जम्मू कश्मीर के लोगों को संरक्षण दे रहा था। थोड़ा और आगे बढ़िए, यह संरक्षण जम्मू कश्मीर के लोगों को इतना जबरदस्त मिल रहा था कि इसके चलते आज पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि जो बुलडोजर चला है तो लोगों का इस बात का एहसास होना शुरू हो गया कि दफा 370 जम्मू कश्मीर के लोगों का संरक्षण कर रहा था। वो लोग जो लोग पत्रकारिता में नए नए हैं या जिन लोगों ने पत्रकारिता अभी अभी शुरू की है या वो लोग जो लाल और हरे रंग की पत्रकारिता करते हैं, उन लोगों ने वो दृश्य नहीं देखे होंगे, लेकिन हमने कुछ दृश्य देखे हैं जिन दृश्यों को आप लोगों के साथ साझा करना जरूरी है। करन्याला चक 2009 वहां पर एक इविक्शन ड्राइव हुआ। एसपी साउथ कौन थे, एसएसपी जम्मू कौन थे और उस वक्त फॉरेस्ट मिनिस्टर कौन थे, यह बताना जरूरी है। फॉरेस्ट मिनिस्टर मियां अल्ताफ थे। इविक्शन ड्राइव हुआ। गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग करन्याला चक में रह रहे थे, उन्होंने अपने कुल्ले बनाए थे, उन कुल्लों को हटाने के लिए एक इविक्शन ड्राइव किया गया। उस इविक्शन ड्राइव के दौरान पुलिस ने ताकत का प्रयोग किया, वहां पर आग भी लगी, वहां पर लोग भी जख्मी हुए, वहां पर पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। ये इविक्शन ड्राइव 2009 में हुई और उसके बाद 2009 से 14 तक भी इविक्शन ड्राइवें हुई। 2002 से लेकर 2008 तक भी अलग अलग जगहों पर इविक्शन ड्राइव्स हुई और 2002 से 2008 तक के कालखंड में गुलाम हसन मीर का वो पीरियड आप याद कीजिए, जिस पीरियड में गुलाम हसन मीर को भी बुलडोजर से प्यार हो गया था। उन्होंने भी अलग अलग जगह बुलडोजर लगाना शुरू कर दिया था। यह तब हुआ जब दफा 370 जम्मू कश्मीर के लोगों का संरक्षण कर रहा था। और थोड़ा सा और आगे बढ़िए, 2009 और 2014 की दहाई में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मंत्री ताराचंद, सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की, बुलडोजर भटिंडी के पुलिस थाने के साथ में लेन जो जाती है, उस लेन में बुलडोजर चले, वो भी अतिक्रमण हटाने के लिए चले, वो भी सरकार ने चलाए और तब चलाए जब दफा 370 जम्मू कश्मीर के लोगों का संरक्षण कर रहा था। थोड़ा और आगे बढ़िए, सुंजवा, भटिंडी, चाटा, च्वादी जितनी भी कॉलोनीज बनी हैं, जिन कॉलोनीज को लेकर आज पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों पार्टियों के नेता और उसके अलावा बहुत सारे समाज सेवक भी बड़े चिंतित हैं और बहुत परेशान हैं। इन तमाम समाज सेवकों से, इन नेताओं से एक साधारण और सरल सा सवाल, 2014 तक तो जम्मू कश्मीर में या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार या पीडीपी की सरकार या कांग्रेस की सरकार रेगुलराइज करने के लिए, इन तमाम कॉलोनियों को रेगुलराइज करने से किसने आपको रोका था? किसने आपके हाथ बांध के रखे थे? किसने आपको कहा था कि आप इनको रेगुलराइज मत कीजिए? और इन लोगों को जो अवैध तरीके से सरकारी जमीनों के ऊपर बैठे हैं, जो आज की सरकार कहती है, आपने इन लोगों को मालिकाना हक क्यों नहीं दिए? आप अपने कालखंड में कर सकते थे, लेकिन इनको मालिकाना हक नहीं मिले क्योंकि दफा 370 जम्मू कश्मीर के लोगों को संरक्षण दे रहा था और उसने शायद सरकार के हाथ बांध रखे थे, जिसके चलते यह नहीं हो सका। SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट, इस कानून के अंदर ऐसा कौन सा प्रावधान था जिस प्रावधान से जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान होता? यह कानून जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड क्यों नहीं किया गया? इसलिए नहीं किया गया क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को दफा 370 संरक्षण दे रहा था। उसके बाद फॉरेस्ट डिवेलपर्स एक्ट, यानी जिसको आज आप फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तौर पर जानते हैं, इस कानून से जम्मू कश्मीर में के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों को फायदा, आज कहा जाता कि नहीं हो रहा, तो 2014 से पहले तो दुगना तिगना 4 गुना ज्यादा फायदा होता। उस कानून को जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड क्यों नहीं किया गया? विलंब क्यों की गई? देर क्यों किया गया की गई? शायद कारण यही क्योंकि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लोगों का संरक्षण कर रहा था। बीडीसी, डीडीसी हमने सुना ही नहीं 2014 तक कि बीडीसी का कोई इंस्टीट्यूशन होता है, डीडीसी का कोई इंस्टीट्यूशन होता है। ये बीडीसी और डीडीसी के इंस्टीट्यूशन से डर और खौफ किसको था? इस डर और खौफ का कारण क्या था? क्या आर्टिकल 370 ऐसा संरक्षण दे रहा था जिस संरक्षण के चलते सरकार के लिए संभव नहीं था कि 72nd और 73rd अमेंडमेंट को इन टोटो जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट किया जाए ताकि जो पंचायती राज का ये इंस्टीट्यूशन है, ये इंस्टीट्यूशन मुकम्मल हो सके। लेकिन आर्टिकल 370 संरक्षण दे रहा था, इसके चलते ये संभव नहीं हो पाया। थोड़ा और आगे बढ़िए, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव जम्मू कश्मीर में एक बार जब हुए, अगली बार क्यों नहीं कराए गए?
क्या इस बात के साक्षी कांग्रेस में नहीं है कि उस समय की सरकार के मंत्रियों ने कहा कि आप दोबारा म्युनिसिपैलिटी के चुनाव मत करवाइए, क्योंकि ये म्युनिसिपल कमेटी के जब आप म्युनिसिपल काउंसिलों के, कमेटियों के और कॉर्पोरेशनों के जब आप चुनाव कराते हैं, जो काउंसलर बनते हैं वो हमारे लिए बाधा बनते हैं। उसके चलते चुनाव नहीं हुए। और उससे पहले भी एक चुनाव और दूसरे चुनाव के बीच में कितना लंबा चौड़ा गैप, उसका कारण क्या था? आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लोगों को संरक्षण दे रहा था, इसलिए म्युनिसिपैलिटी के चुनाव कराने जम्मू कश्मीर में जरूरी नहीं थे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज बात की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही, अगर आ रही है तो कम क्यों आ रही है, ज्यादा क्यों नहीं आ रही है। 50,000 करोड़ की बात की गई थी, 5,000 करोड़ ही क्यों आ रहा है? जब आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लोगों को संरक्षण दे रहा था, उस समय जम्मू कश्मीर की सरकार लालायित होकर कभी बिरला के पास तो कभी टाटा के पास, कभी दुबई में एक्सपो तो कभी यूनाइटेड अरब अमीरात की किसी और जगह पर एक्सपो, और कभी गुजरात में कोई एग्जीबिशन, कभी दिल्ली में कोई एग्जीबिशन। ये सब आप क्यों कर रहे थे? आपने उस समय ओवरसीज कॉर्पोरेशन क्यों बनाई थी? उस ओवरसीज कॉर्पोरेशन को बनाने का मकसद क्या था? ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन को बनाने का मकसद क्या था? क्यों बना रहे थे आप ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन? अगर आप नहीं चाहते थे कि बाहर से लोग इन्वेस्ट जम्मू कश्मीर में करें, यानी मकसद आपका भी यही था। लेकिन आर्टिकल 370 संरक्षण दे रहा था, उसके चलते ये सारी चीजें संभव नहीं हो पाई। उसके अलावा भी कहानियां कई और हैं। आप अगर पुराने दौरों में चले जाएंगे तो आपको पुराने दौरों में यह भी पता चलेगा कि किस तरीके से अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल किया गया अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। आर्टिकल 370 संरक्षण दे रहा था, प्रेस को मुकम्मल आजादी थी, और एक अखबार के दफ्तर की बिजली काट दी गई थी। आर्टिकल 370 संरक्षण दे रहा था, प्रेस को मुकम्मल आजादी थी, और एक अखबार की डीएवीपी एडवर्टाइजमेंट बंद कर दी गई थी। आर्टिकल 370 संरक्षण दे रहा था, लोग खुश थे, लोग आजाद थे, अपनी मनमर्जी से सब कुछ करते थे, और कश्मीर के प्रसिद्ध अखबार के जम्मू बेस्ड रिपोर्टर के खिलाफ एफआईआर इसलिए लगाई गई क्योंकि उसने खबर अखबार में लगाई थी जिस खबर से थोड़ा डिस्कंफर्ट में उस समय की सरकार आई थी। आर्टिकल 370 संरक्षण दे रहा था, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लोगों को बचा रहा था, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रक्षा कवच बन गया था। उस रक्षा कवच के चलते जम्मू कश्मीर में ना कोई अच्छा हेल्थ इंस्टीट्यूट बन सका, ना कोई अच्छा कॉलेज, ना कोई अच्छी यूनिवर्सिटी, और ना ही कोई ऐसा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोमिनेंस बन सका जिस इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोमिनेंस को लेकर पूरे देश में चर्चा हो कि अगर आपने ये चीज सीखनी है तो इसके लिए केवल और केवल आपको जम्मू कश्मीर आना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर के अलावा आप कहीं और नहीं जा सकते हैं। आर्टिकल 370 संरक्षण दे रहा था। उसी आर्टिकल 370 के संरक्षण के चलते जिस साल भी आप पर्यटकों के फिगर यानी टूरिस्टों के फिगर सरकार असेंबली में पेश करती या उसको अपने इकोनॉमिक सर्वे का हिस्सा बनाती, जानते उसमें होता क्या था? उसमें कहा जाता था कि इस साल 1 करोड़ 10 लाख के करीब करीब पर्यटक आए, उसमें से 98 लाख लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए थे। वो पर्यटक नहीं, श्रद्धालु थे। तो आपके पूरे प्रदेश में 12 लाख लोगों ने 2013-14 की दहाई में 12 लाख पर्यटक जम्मू कश्मीर आए। 98 लाख या 1 करोड़ के करीब करीब तो उसमें सिर्फ माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु थे, और उसके बाद पर्यटक सीमित थे कश्मीर घाटी तक। पर्यटकों को पता ही नहीं था कि भद्रवाह जैसी भी कोई चीज है। राजौरी, पुंछ, मेंढर, रियासी, उधमपुर ये इलाके भी हैं, पत्नीटॉप भी है, सुरनसर, मानसर ये जगहें भी हैं। पर्यटक इन चीजों के बारे में जानते ही नहीं थे। आर्टिकल 370 संरक्षण दे रहा था जिसके चलते जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई परेशानी और किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ये तमाम बातें कही हैं, और ये जो कहा है कि जब बुलडोजर चलने लगे तो लोगों को तब जाकर पता चला कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लोगों का संरक्षण कर रहा था। थोड़ा इतिहास पर नजर दौड़ाइए और देखिए कि 5 अगस्त 2019 से पहले क्या कुछ जम्मू कश्मीर में हो चुका है, और जो कुछ जम्मू कश्मीर में हो चुका है क्या उससे जम्मू कश्मीर का भला हुआ है।